या थैंक यू वेरी मच। काफ़ी दिनों बाद मेरी तो आपसे मुलाकात हो रही है ऑन स्क्रीन। इस बीच हमने कई बार निफ्टी के हाईज, बैंक निफ्टी का एक बार ऑल टाइम हाई और उसके बाद हमने सेंसेक्स को भी हाई लगते हुए देखा है। सर, इस जगह पर एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मैं इन्वेस्टर बोल रहा हूँ सर, ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर्स की हेल्प करने के लिए टेक्निकल एनालिस्ट हैं हमारे पास। आप एक इन्वेस्टर की सोच बताइए, इस समय क्या सोच होनी चाहिए, एक परफेक्ट सोच क्या होनी चाहिए? डिम्पी नमस्कार। मुझे लगता है कि अगर एक इन्वेस्टर है और उसको लंबी अवधि के लिए मार्केट में बने रहना है, तो पहली चीज जो मैं अक्सर बोलता आया हूं, मैं काफी वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं। और अक्सर मैं बोलता आया हूं कि जहां जहां पर भी आपको ओवर वैल्यूएशन दिख रही है, जहां पर यूफोरिया दिख रहा है, वहां पर आप प्रॉफिट बुक करिए, और जहां पर आपको वैल्यू दिख रही है वहां पे घुस जाइए। और इस बारे में चर्चा हमारी कई स्टॉक्स को लेके, कई कंपनीज को लेके कई बार हुई है। अगर आज भी यदि मौका मिलेगा तो मैं कुछ एक कंपनीज बताऊंगा जहां पर मुझे लगता है अभी भी वैल्यू है। तो इन्वेस्टर्स को तो वैल्यू ढूंढनी चाहिए और उनमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और नो डाउट कई बार स्विंग ट्रेडर्स मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। वो टाइम करना बहुत ही कठिन होता है, संभव नहीं है कि आप हर चीज टाइम कर सकें। मगर अगर आप एक अच्छी कंपनी में, अच्छी बैलेंस शीट में इन्वेस्टेड है, अच्छी मैनेजमेंट में इन्वेस्टेड है, तो अगर थोड़ा बहुत अगर गिरावट ऐसे मार्केट में मिलती भी है तो घबराने वाली बात नहीं है। और अभी भी मैं जितना देख पा रहा हूँ डिम्पी, स्क्रीन पे कोई पैनिक नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पैनिक है। आप कुछ अभी यहाँ पे बातचीत कर भी रहे थे कि मॉरिशस से आने वाले जो जो फंड्स हैं उस पर ज्यादा निगरानी रहेगी, और सेबी उसको बहुत स्ट्रांगली, आरबीआई भी उसको बहुत बारीकी से देखेगा। मगर ये बात नई नहीं है। डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी हमारी बहुत पुरानी है, और मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि एक बार 2010 में भी ऐसा हुआ था, 2012-13 में भी हुआ था, 16 में भी हुआ था, और ये पिछले 15 सालों से हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि इसके साथ ये ट्रीटी खत्म हो रही है, और अब इवेंचुअली हो गया है। तो इसके जर्क्स कई बार आ चुके हैं, ये नया नहीं है। और ये बात सही है कि जो डबल टैक्स अवॉइडेंस है उसमें दोनों देशों का नुकसान होता है। सब सारी सरकारों को टैक्स चाहिए सरकार चलाने के लिए। तो अब जब हमारा मार्केट काफी सक्षम है, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वह काफी सक्षम है, इसके बाद ये फाइनली बात ये बोली जा रही है। तो बिल्कुल आप इंडिया में रजिस्टर करिए ना। आपको क्या जरूरत है मॉरिशस में रजिस्टर करने की? इंडिया में करिए, इंडिया में टैक्स भरिए और यहीं से कमाइए। और भारत में लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं कहूंगा, जो फंड्स आना चाहते हैं या ग्लोबल मनी आना चाहता है, तो वो इंडिया में रजिस्टर करके भी एज रजिस्टर्ड एफआईआई काम कर सकते हैं। मॉरिशस रूट का जो इस्तेमाल होता था, अब आई थिंक कि एक ग्लोबल मुहिम चल रही है कि जितने भी टैक्स अवॉइडिंग या टैक्स हेवंस थे, तो उन पर अब काफी स्ट्रांगली देख रहे हैं। भारत सरकार ही नहीं, बहुत सारी सरकार। और पहले ऐसा होता था, बहुत सारे टैक्स ऐसे कंट्रीज थे, जुरिसडिक्शंस थे जहां पर टैक्स नहीं था, मगर अब यहाँ पे अब वहां पर भी टैक्स आना शुरू हो चुका है। तो सरकारों को घाटे में जाने से बचाने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है। और ये मुझे लगता है कोई बुराई भी नहीं है, लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए अच्छा है। हमारी मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी और भारत में रजिस्ट्रेशन करने वाले एफआईआईज और एफपीआईज बढ़ेंगे, और ये एक अच्छी चीज है। करता हूँ हमेशा की तरह, जब भी आप आते हैं हमारी और आपकी मुलाकात क्लोजिंग शो में होती है, हो जाती है 15-20 दिन में पहले होती है, आजकल तो महीनों में हो रही है। थोड़ा समय निकालिए सर, आप थोड़ा समय ज़्यादा दिया कीजिए। आपके इंटेलिजेंस के हम बहुत कायल हैं, आप अपने इंटेलिजेंस हमको देते रहिए टाइम टू टाइम। अच्छा सर, ये मैं मिष्ठान फूड से शुरू कर रहा हूँ। मैं नया वालों का पूछ नहीं रहा, मैं सिर्फ पुराने वालों का पूछ रहा हूँ। जिनके पास पुराना मिष्ठान फूड्स पड़ा हुआ है वो अभी भी बने रहे, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर किसी तरह की? ये 26 का हाई भी लगा है, मैं हाई का डेट भी बता देता हूँ। ये करीब करीब लगा है 6 फरवरी के आसपास। स्क्रीन मेरी दिखा देंगे। कि मैंने 12 रुपए पे रिकमेंड किया था, और मैंने करीब 25-26 पे एग्जिट भी बोला था। और नो डाउट एक बार को तो इसमें प्रॉफिट बुक हो चुका है। और ये बात मैं पिछले कुछ महीनों से बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप से निकल के हमें लार्ज कैप में जाना है। तो ये बात क्लियर है कि अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप, मतलब मिड कैप, क्वालिटी मिड कैप्स की बात नहीं कर रहा, या दूसरे मिड कैप जहां पर बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो गई थी, वहां पर है, तो उससे निकल के आपको लार्ज कैप्स में जाना है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको किसी भी स्पाइक में अगर एग्जिट मिलता है तो आप इसमें एग्जिट लीजिए। बड़ी कंपनियों में जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी वो टाइम नहीं है कि हम स्मॉल कैप और मिड कैप पे ध्यान दें। हम लोग बड़ी कंपनी पे ध्यान देंगे, और मिड कैप्स भी जो क्वालिटी मिड कैप है, जो लगभग लार्ज कैप है, वहां पे हम लोग ध्यान दें।
तो इसमें ऑलरेडी पैसा बन चुका। बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज थे डिम्पी जी, जहां पर हमने एक अनाप शनाप पैसा बनता देखा। तो उसमें क्वालिटी मिड कैप्स और क्वालिटी स्मॉल कैप्स भी थे। और मिष्ठान की अगर हम बात करें, इस कंपनी ने भी अच्छा काम किया, अपना रेवेन्यू डबल किया है 1 साल के अंदर। तो मगर फिर भी मैं कहूंगा कि इस समय जब मार्केट एकदम टॉप पे है, तो बेहतर है कि हम लोग बड़ी कंपनियों पर रहें। तो मैं कुछ आप मेरे को टाइम दें तो मैं कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहता हूँ। सर आप रिकमेंडेशन जरूर दीजिए, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 3 से ज़्यादा कंपनीज में खरीद नहीं पाऊंगा, तो आप मेरे को 3 कंपनी छठी छटाई दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे को पता है आपकी रिसर्च और आपके इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा, आप पूरी सूची भी लगा सकते हो। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है, फंड लिमिटेड है, मैं 3 ही शेयर खरीदूंगा। ठीक है। तो पहला मेरा रिकमेंडेशन होगा कोटक बैंक। मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी गिरावट के बाद कंसोलिडेट हुआ है स्टॉक, और अच्छे मौके होते हैं जब आपको गिरावट में बड़ी कंपनी मिलती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक भारत के जाने माने और बड़े बैंकों में से एक है। तो यहाँ पर मैं खरीदारी के लिए रिकमेंडेशन दूंगा, 1800 के करीब है, तो ये 1950 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरी कंपनी में जो देना चाहता हूँ वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत सरकार की कंपनी है, और शिपिंग क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स में वैसे ही बहुत अच्छी हरकत है, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत अच्छा करेगा। और इसकी एक कंपनी भी, शिपिंग कॉर्पोरेशन की लैंड असेट्स करके कंपनी है, शिपिंग लैंड कॉर्पोरेशन लैंड असेट्स करके, उसमें से डिमर्ज भी हुआ है। तो जिनके पास पुराना शिपिंग है, तो दोनों को ही रखना है, शिपिंग के लैंड असेट्स वाले स्टॉक को भी और इसको भी। और फाइनली मैं एक और कंपनी रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो है आयन एक्सचेंज। पानी की बहुत भयंकर कमी होने वाली है, और जिस तरीके से भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, या अभी सेमीकंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स की बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेंगी, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है। बैंगलोर, पुणे जैसे शहरों में हम देख रहे हैं पानी की बहुत किल्लत हो रही है। तो मुझे लगता है पानी और पानी की प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, वो बहुत ही अच्छा करेंगी आने वाले समय के लिए। तो आयन एक्सचेंज वो स्टॉक है जिसको आप एक बहुत लंबी अवधि तक भी रख सकते हैं, और ये आपको निरंतर रूप से ग्रोथ देता रहेगा आपके पोर्टफोलियो पे। तो अभी करीब करीब 550 पे ट्रेड कर रहा है। इसका 650 का टारगेट मैं फिलहाल देता हूँ, इंटरमीडिएट टारगेट। तो ये 3 कंपनी डिम्पी जी मैं आज रिकमेंड करना तेज़ी वाले शेयर्स पे आज लॉन्ग की पोजीशंस जहां जहां पर बन रही हैं। एक आईआरसीटीसी, चोपड़ा साहब एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, आपको तो पता ही है ना सारी चीज़ें इनके फेवर में है। वैल्यूएशन, दूसरा छुट्टियां, तीसरा नई गाड़ियां, चौथा कैटरिंग, अब आप नहीं जाएंगे आपके बच्चे भी साथ में जाएंगे तो खाना पीना ज़्यादा होगा, ठीक। और चौथा, अगर सरकार रिपीट कर गई है तो इनके लिए एक मेजर बूस्टर और भी आ सकता है। वो आपको पता ही, उनका रेलवे कोर एरिया जहाँ पे वो काफ़ी तेज़ी से काम करना चाहते हैं, अगर रिपीट आ गए तो। आईआरसीटीसी सर आपकी रिकमेंडेशन। चाहूँगा। सीटीसी में कहूंगा कि जिस तरीके से इसने अपने जो पिछले 1-2 सालों में ग्रोथ दिखाई है, अभी भी मुझे लगता है यहाँ पर स्टीम है। 1200 तक, 1250 तक आप इस स्टॉक को देख पाएंगे। मोनोपोली बिजनेस है। देखिए डिम्पी, हमें हमेशा कॉन्फिडेंस आता है उन बिजनेसेस में जहाँ पर मोनोपोली है, जहाँ पर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। आप ट्रेन में बैठ गए हैं तो आप आईआरसीटीसी के कहीं ना कहीं यूर अ कैप्टिव ऑडियंस। तो कैप्टिव ऑडियंस को जो को कहीं जाना नहीं है, खाना, जैसे आपने कहा, बच्चे हैं, फैमिली है, छुट्टियां हैं, तो ये सारी चीजें सकारात्मक बातें हैं, और किसी भी बैलेंस शीट के लिए अच्छी है। जहां पर नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आईआरसीटीसी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी रेट्स अपवर्डली रिवाइज भी करे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से कोई नुकसान होगा। इसके अलावा आईआरसीटीसी खाने के अलावा बहुत सारे होटल बुकिंग्स करता है, और जो पैकेज टूर्स देता है, तो वो भी एक बेनिफिट है। तो मुझे लगता है कि छुट्टियां सामने हैं, तो पैकेज टूर्स में भी काफी एग्रेसिवली आईआरसीटीसी काम करेगा। एक एक कमेंट में सीडीएसएल पे भी करना चाहता हूँ डिम्पी, अगर आप मुझे टाइम दें तो। बिल्कुल बताइए ना सर, बिल्कुल बताएं। मैंने शायद आपके चैनल पे भी बोला था, और भी बिजनेस चैनल्स में मैंने बोला था, और जब सीडीएसएल 1600 कुछ पे ट्रेड कर रहा था, काफी गिरावट के बाद, इसमें तेजी इसलिए आई है, ये नहीं कि डीमेट खाते खुल रहे हैं, अब T+0 सेटलमेंट होने वाला है। तो आप ये बात समझिए कि हर बार जब भी स्टॉक डीपी में जाता है और बाहर आता है, तो एक फी मिलता है, और जब ये फी रियलाइज होगी, बुक्स पे आएगी, तो सीडीएसएल को बहुत फायदा पहुंचेगा, डिपॉजिटरीज को बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि उसी दिन पहुंच जाएगा। कोई बीच में, कई बार ऐसा होता था T+2 सेटलमेंट में कि अगले ही दिन
क्लाइंट स्टॉक बेच देता था, बीटीएसटी करने वाले लोग भी बहुत थे, मगर अब बीटीएसटी यदि आप करेंगे तो उसका एक एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाएगा क्लाइंट के लिए और एडिशनल रेवेन्यू ऐड हो जाएगा सीडीएसएल के लिए। तो जो मुझे दिखाई देता है कि आने वाले समय में जो भी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ आएगी सीडीएसएल की, या जो पैसा सीडीएसएल की बैलेंस शीट पे आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उस वजह से हम देख रहे हैं कि इतनी 2000 के लगभग ये पहुंचा। और मुझे लगता है कि कोई लंबी अवधि के लिए भी रखना चाहता है तो इसको रख सकता है। अभी फ्रेश एंट्री ना करें, थोड़ा सा करेक्शन में इसको लें, पर लंबी अवधि के लिए लें। मैं कहूंगा कि सीडीएसएल यहाँ से भी डबल होने वाला स्टॉक है। अगर कोई भारतीय स्टॉक मार्केट्स में विश्वास रखता है तो कभी भी आपको ये 1600, 1700, 1800 के लगभग मिले, बहुत ही अच्छा बाय है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इनका रेवेन्यू निरंतर बढ़ता ही जाए।